मेरे सभी मित्रों और सभी छात्र छात्राओं का मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा एक बार फिर अपने बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत करता हूं। पिछले 2 सेशन में ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करते हुए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम और उसमें एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की भी चर्चा की। अब इस सेशन में हम लोग डाइजेशन की क्रिया, भोजन के पाचन और अवशोषण की क्रिया का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे भोजन का, चाहे वह प्लांट रिसोर्सेज से प्राप्त भोजन हो या एनिमल रिसोर्सेज से प्राप्त भोजन हो, उसका सबसे बड़ा भाग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और थोड़ी मात्रा में लिपिड्स होता है। इसमें ट्रेस अमाउंट में न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स तो बिना डाइजेशन के ही एब्जॉर्ब होंगे। लिपिड्स में भी एस्टेरॉयड नाम के ग्रुप बिना डाइजेशन के एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और ऑयल्स ऐसे कंपोनेंट हैं जिन्हें हमारा सिस्टम सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, और किसी तरह कहीं एब्जॉर्ब हो भी जाए तो उसका उसी रूप में उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए ज़रूरत होती है कि इन सभी चीज़ों का पाचन किया जाए। पाचन के बाद उसका अवशोषण और फिर स्वांगीकरण की क्रिया होगी। पर सवाल है कि पाचन का अर्थ क्या होता है, पाचन का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि प्रोटीन है तो वह अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स है वह ग्लूकोज के लंबे लंबे चेन का पॉलीमर है, लिपिड्स है तो उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड पाए जाते हैं। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल इत्यादि, पाचन क्रिया के द्वारा उन चीज़ों को अलग अलग पॉलीमर से मोनोमर के रूप में बांट दिया जाता है। साइंटिफिक दृष्टि से डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपल, सॉल्युबल, डिफ्यूजिबल एंड एब्जॉर्बेबल कंस्टिट्यूएंट्स। क्या इसका अर्थ हुआ? तो एंजाइमों की मदद से जल विच्छेदन नामक एक क्रिया होगी, अर्थात इस जल के पानी के अणुओं की मदद से हम इन जटिल भोज्य पदार्थों को उन्हें बनाने वाले यूनिट्स में तोड़ देंगे। ये यूनिट सिंपल होते हैं, अधिकांश इसमें पानी में सॉल्युबल होता है। यह डिफ्यूज करके इंटेस्टाइन की दीवारों में घुसने की कोशिश कर सकता है और अवशोषण के बाद यह हमारे ब्लड के द्वारा या लिम्फ के द्वारा पूरे शरीर में परिवहन कर सकता है। तो इस जटिल प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, एलिमेंट्री कैनाल है, विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज है। तो इन सब की मदद से पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अब सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें। हमारे मुंह में
जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, उसमें 3 जोड़े सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हें सब मैंडिबुलर यानी कि मैंडिबुल के नीचे पाया जाने वाला सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल यानी जीभ के नीचे पाया जाने वाला, और पैरोटिड जो दोनों जबड़ों के जोड़ पर कान के आगे अवस्थित होता है। ये 3 जोड़े सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इन ग्लैंड्स में पतली पतली नलियां होती हैं और उन नलियों के छोर पर शीर्ष पर सेल्स का गुच्छा पाया जाता है, जिसे एसिनस या एल्वियोलस कहते हैं। यह सेल अपने द्वारा बनाए हुए पदार्थों को इसी के अंदर जमा करता है और फिर नलियों की मदद से एक दूसरे से जुड़ते हुए बड़ी नलियों की मदद से यह अंत में माउथ में खुलता है। जब हम भोजन की इच्छा रखते हैं, किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं या उसकी कल्पना करते हैं, या वास्तव में हम मुंह में कोई भोजन लेकर चबाने लगते हैं, तो लार निकलने की क्रिया शुरू हो जाती है, सलाइवेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। आमतौर से एक दिन में एक वयस्क व्यक्ति आधा लीटर सलाइवा बनाता है, 500 मिलीलीटर। लेकिन कोई आदमी दिन भर कुछ चबाते रहता है, खैनी खाता है, पुड़िया चबाता है, पान चबाता है, तो सलाइवा की मात्रा बढ़कर 1.5 लीटर तक हो सकती है। अब इस सलाइवा में 70% सिक्रीशन मैंडिबुलर ग्लैंड का है, जो चबाते समय उत्पन्न होते रहता है। 25% सिक्रीशन पैरोटिड ग्लैंड का है और सिर्फ 5% सिक्रीशन सबलिंगुअल ग्लैंड का है। यह मैंडिबुलर या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जीभ के नीचे के तरफ ही खुलते हैं, इसलिए ऐसा धोखा होता है कि भोजन को देखते ही जो ढेर सारा सलाइवा निकलता है वह सबलिंगुअल से निकलता है, वास्तव में वह सब मैंडिबुलर से निकलता है। अब जब भोजन हम मुंह में लेकर लाड़ते हैं, चबाने लगते हैं, तो भोजन में जो पानी में घुलने वाले रसायन हैं, उनमें कई ऐसे पदार्थ हैं जिनमें स्वाद के रूप में एक विशेष प्रकार का केमिकल सेंसेशन उत्पन्न होता है। हमारे टेस्ट बड को वे संवेदित करते हैं और हम उसे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन इत्यादि स्वाद के रूप में जानते हैं। अगर ये घुलनशील नहीं होंगे तो इनमें कोई स्वाद भी नहीं होगा। अब हमारे सलाइवा में 2 प्रकार के एंजाइम हैं। मुख्य रूप से उसमें अल्फा एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम है और थोड़ी मात्रा में लाइसोजाइम है। यह अल्फा एमाइलेज हमारे सलाइवा के पीएच 6.8 7 से कम है, इसलिए आप इसे एसिडिक कह सकते हैं। तो 6.8 पीएच पर यह एक्टिव होता है, लेकिन इसकी एक्टिविटी के लिए क्लोराइड का पाया जाना जरूरी है। अब इस पीएच पर यह हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च और ग्लाइकोजन के अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को तोड़ सकता है। लेकिन यह एंजाइम हर एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ता है, एक के बाद दूसरा बॉन्ड को तोड़ता है। इसलिए 2-2 ग्लूकोज से बना हुआ माल्टोज नामक डाइसैकेराइड काफी मात्रा में उत्पन्न होता है। अब स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन नामक एक हिस्सा है
जो 20-22 ग्लूकोज के बाद ब्रांच हो जाता है। ग्लाइकोजन में 8-10 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग हो जाता है। इस ब्रांचिंग पॉइंट पर 1-अल्फा-1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पाया जाता है। हमारा एंजाइम इस ब्रांचिंग पॉइंट को यानी कि अल्फा-1,4 की जगह 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है, बल्कि इस ब्रांच के चारों ओर 1 ग्लूकोज की दूरी तक इसकी क्रिया नहीं होती है। इसका नतीजा यह होता है कि 4-5 ग्लूकोज का टुकड़ा एक साथ एक छोटे से टेट्रामर या पेंटामर के रूप में प्राप्त होता है। इसे लिमिट डेक्स्ट्रिन कहा जाता है। आगे हम लोग इस बात की फिर से चर्चा करेंगे जब हम लोग अलग से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात पढ़ेंगे। अब दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। ये एक्चुअली बैक्टीरिया के सेल वॉल को नष्ट करता है। सेल वॉल के नष्ट होते ही बैक्टीरिया मर जाता है। तो हमारे सलाइवा में बैक्टीरिया को मारने का गुण है, जिससे कि हमें इन्फेक्शन की संभावना, भोजन के माध्यम से इन्फेक्शन की संभावना कम हो। आपने देखा होगा कुत्ते अपने घाव को जीभ से चाटते रहते हैं। वे वास्तव में बैक्टीरिया को मारने के लिए अपने सलाइवा से अपने घाव को साफ करते हैं। अब एक दूसरी बात भी मुंह से संबंधित है। अगर हमारे मुंह में सलाइवा का pH 7 के आसपास है, 6.8 या 7 है, तो ऐसी स्थिति में सलाइवा कैल्शियम से पूरी तरह सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड होने के कारण वह टीथ को डैमेज नहीं करता है। लेकिन अगर हमारे मुंह में एसिडिक पदार्थ हो, pH घटकर 5.5 तक चला जाए, तो हमारे दांत की सतह से कैल्शियम का लॉस होने लगता है और हमारा दांत खराब होने लगता है। इसलिए खट्टे चीज़ों का खाना दांत की खराबी का सबसे बड़ा कारण है। इससे दांत में दर्द और सनसनी उत्पन्न होता है। अब जब हम भोजन को मुंह में लेकर काफ़ी देर तक धीरे धीरे चबाते हैं, तो उसमें सलाइवा मिलता जाता है, लार मिलता जाता है। पाचन क्रिया के साथ साथ दांतों की मदद से भोजन पिसाकर काफी गीला और महीन हो जाता है और लार के कारण, सलाइवा के कारण यह थोड़ा चिकना और लसलसा हो जाता है। अब इसके बाद इसे निगलने की क्रिया शुरू होती है। तो भोजन के निगलने की क्रिया को डिग्लूटिशन कहा जाता है। ये एक जटिल क्रिया है, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले हमारे नेजल चैम्बर का अंदर का ओपनिंग, अंदर का रास्ता बंद होता है। तालू की दीवार, सॉफ्ट पैलेट उठकर ऊपर इंटरनल लेयर्स को बंद कर देता है। जो ग्लॉटिस नाम का मस्कुलर भाल्व नीचे झूलते रहता है, वह भी फैलकर ऊपर नाक के रास्ते को बंद कर देता है। अब धीरे धीरे हमारा लैरिंक्स, स्वर यंत्र ऊपर की ओर उठता है और एपिग्लॉटिस काफी हद तक ओरोफेनिक्स के बीच में उभर कर बाहर आ जाता है। अब जीभ भोजन के निवाले को, जिसे बोलस कहते हैं, धीरे धीरे पीछे की ओर ठेलता है, जिससे कि यह ग्लॉटिस के दोनों ओर से, एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस के दोनों ओर से दो अलग अलग धार बनाते हुए गलेट में प्रवेश करता है। इस समय ऊपर नेजोफेनिक्स भी बंद रहता है
और नीचे लैरिंग्स भी पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी सांस रुक जाती है, न सांस ली जाती है न सांस छोड़ी जाती है। अब जब भोजन पीछे की ओर खिसकता है तो कुछ क्षण के लिए इसोफेगस का स्फिंक्टर मसल खुल जाता है और गलेट को पार कर भोजन का निवाला इसोफेगस में चला जाता है। जैसे ही निवाला इसोफेगस में जाता है, फिर से यह भाल बंद हो जाता है, लैरिंग्स नीचे खिसक जाता है और एपिग्लॉटिस खुल जाता है। फिर ऊपर इंटरनल लेयर्स भी खुल जाते हैं, यानी अब हम आराम से सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम जो इसोफेगस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, उसके मसल्स बड़े ही व्यवस्थित ढंग से लगे हुए हैं। निगलने की क्रिया हमारी ऐच्छिक होती है, लेकिन श्वसन का सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का निगलते समय बंद हो जाना और रास्ता दे देना भोजन के लिए, यह अनैच्छिक होता है, अपने आप होता है आंतरिक मसल्स के प्रभाव से। अब इसोफेगस में कोई विशेष ग्लैंड नहीं होता है, सिर्फ इसकी दीवार से म्यूकस निकलते रहता है और भोजन को आगे बढ़ने के लिए इसोफेगस पीछे से सिकुड़ता है, आगे फैलता है, भोजन आगे ठेला जाता है, फिर भोजन के पीछे सिकुड़ने की क्रिया होती है और आगे फैलने की क्रिया होती है, तो यह सीधे जाकर स्टोमक में पहुंच जाता है। और खासकर स्टोमक के पिछले हिस्से यानी पाइलोरिक स्टोमक में भोजन पहले जमा होता है, फंडिक स्टोमक में बाद में धीरे धीरे जमा होने लगता है। भोजन के आते ही पाइलोरिक स्टोमक की दीवार में भिलाई के बीच बीच में, जिसे हम गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं, तो उसमें बसे हुए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिव होने लगते हैं। इनके एक्टिवेशन में पाइलोरस की दीवार से उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन गैस्ट्रिन मदद करता है। इसके अलावे वैगस नर्व के टर्मिनल्स भी इसे कंट्रोल करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो प्रकार के प्रमुख सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल का नाम ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है, जबकि दूसरा सेल पेप्टिक सेल, चीफ सेल या जाइमोजन सेल है, जो विभिन्न प्रकार के प्रो एंजाइम्स बनाता है। अब ये गैस्ट्रिन 1 और गैस्ट्रिन 2 होते हैं हमारे अंदर। गैस्ट्रिन 1 का मॉलिक्यूलर वेट 2114 डाल्टन है। यह एक छोटा सा पॉलीपेप्टाइड है। आप यहाँ नीचे रचना देख सकते हैं। ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफान, ल्यूसिन, ये 5 अमीनो एसिड हैं। उसके बाद 5 अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है, यानी 10। फिर एलानिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफान, मिथाइनिन, एस्पार्टिक एसिड और फेनाइल एलानिन, यानी 19 अमीनो एसिड का एक छोटा सा चेन है। इसमें अंतिम 4 अमीनो एसिड, जिसका बोल्ड लेटर में कोड लिखा हुआ है, यह मुख्य हिस्सा है जो एक्टिव साइट कहलाता है। तो इसके प्रभाव में ऑक्जेंटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोटॉन H+ या पानी से उत्पन्न होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट नामक विधि से सेल से बाहर स्टमक में रिलीज किया जाता है। चूंकि सेल के अंदर pH
बेसिक है 7.5 या 7.6 है, और स्टोमक का पीएच काफ़ी कम 4.5 से कम होता है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ले जाने के लिए प्रोटॉन को एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप की मदद से बाहर भेजा जाता है, और इसके पीछे पीछे क्लोराइड खुद ही डिफ्यूजन के द्वारा चला जाता है। अब भोजन के आने पर एक दूसरी क्रिया भी होती है जिसे पेरिस्टालसिस या क्रमानुकुंचन कहते हैं। एक क्रम से पिछला भाग सिकुड़े और अगला भाग फैलते जाए, इस क्रिया को क्रमानुकुंचन या पेरिस्टालसिस कहा जाता है। इस क्रिया के द्वारा भोजन पीछे की ओर खिसकता जाता है। इस डायग्राम में प्रोटॉन के निकलने की क्रिया दिखलाई गई है। लाल रंग से जो बड़ा सा छकोनीय स्ट्रक्चर बनाया गया है वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्रोटॉन के लिए, इसे प्रोटॉन पंप कहते हैं। और उसके नीचे से क्लोराइड के निकलने का चैनल बना हुआ है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जीवाणुओं को मारता है, जर्म्स को मारता है। स्टोमक का वातावरण अम्लीय कर देता है, जिसमें पेप्सिन नाम का एंजाइम काम कर पाता है। और जब पेप्टिक सेल से, जिसे हमने चीफ सेल या जाइमोजन सेल भी कहा, उससे प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजन उत्पन्न होता है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे एक्टिवेट करता है, उसे पेप्सिन नाम के एंजाइम में बदल देता है। यह एंजाइम पेप्सिन 1.4 से 4.5 pH के बीच काम करता है। 4.5 pH पर इसका मैक्सिमम एक्टिविटी पाया जाता है, और यह अघुलनशील इनसॉल्युबल बड़े बड़े प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसे हम लोग पेप्टोन या प्रोटियोजेज कहा करते हैं। पेरिस्टालसिस नाम की यह क्रिया, जिससे स्टोमक में भोजन एसिड और एंजाइम में अच्छी तरह से मिक्स होते रहता है, मिक्स किया जाता है, और एक प्रकार से वहाँ इसे फिर से पीस कर और महीन किया जाता है, पेस्ट लाइक सॉल्यूशन में बदला जाता है। इस क्रिया को मुख्य रूप से वैगस नर्व कंट्रोल करता है। कभी कभी यह वैगस नर्व उल्टा सीधा काम करने लगता है, यानी पेरिस्टालसिस भोजन को नीचे ले जाने के बदले बाहर की ओर ठेलने लगता है। इसके तरंग की दिशा उल्टी हो जाती है, तो इसे एंटी पेरिस्टालसिस या रिट्रोपेरिस्टालसिस कहा जाता है। इस रिट्रोपेरिस्टालसिस के कारण वोमिटिंग होता है। इसे रोकने के लिए वैगस इम्पल्स को कम करना पड़ता है, और आप मेटाक्लोप्रामाइड नाम के एक केमिकल यूज करते हैं, रिग्लान के रूप में, पेरिनॉर्म के रूप में, यह बाजार में उपलब्ध है, जिसे आप वोमिटिंग रोकने के लिए यूज करते हैं। अब जब 4-5 घंटे तक कोई ठोस भोजन एसिड और एंजाइम से रिएक्ट करते जाता है और पेरिस्टालसिस के कारण स्टोमक में मथाते जाता है, महीन होते जाता है,
तो एक समान रूप से इसका पीएच घटने लगता है। अब इस पेस्ट जैसे सॉल्यूशन को हम काइम कहते हैं। एसिडिटी बढ़ने के कारण धीरे धीरे स्टोमक और डिओडिनम के बीच पाइलोरिक स्फिंक्टर ढीला होने लगता है और भोजन थोड़ा थोड़ा कर स्टोमक से डिओडिनम में जाने लगता है। इस क्रिया को गैस्ट्रिक इवैक्यूएशन कहते हैं। जब स्टोमक का पूरा भोजन डिओडिनम में चला जाता है तो डिओडिनम की दीवार से एक हार्मोन निकलता है, उसे एंटेरोगैस्ट्रोन कहा जाता है। यह एंटेरोगैस्ट्रोन गैस्ट्रिक ग्लैंड की क्रिया को रोक देता है, जिससे खाली स्टोमक में एसिड और एंजाइम का रिलीज होना रुक जाता है, यानी स्टोमक की दीवार पर एसिड और एंजाइम का बुरा असर नहीं पड़ सके, इसकी विशेष व्यवस्था की गई है। डिओडिनम में भोजन के आते ही, एसिडिक काइम के आते ही इसकी दीवार से फिर 3 हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन है सिक्रिटिन, जो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस यानी कि एंजाइम्स का मिक्सचर रिलीज कराता है। और दूसरा हार्मोन है कॉलिसिस्टोकाइनिन, जो डिओडिनम की दीवार से निकलकर गॉल ब्लैडर तक जाता है, गॉल ब्लैडर को सिकुड़ाता है, जिससे इसमें जमा बाइल पंप होकर बाहर की ओर चले। बाइल डक्ट के ओपनिंग पर वाल्व ऑफ ओडी लगा हुआ है, उसे यह हार्मोन कॉलिसिस्टोकाइनिन, संक्षेप में हम इसे CCK लिखा करते हैं, यह खोल देता है, जिससे कि पित्त यानी कि बाइल डिओडिनम में निकलकर भोजन के साथ मिलता चला जाए। मैमल्स में एक तीसरा हार्मोन पैंक्रियोजाइमिन भी है। यह हार्मोन गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज दोनों के ऊपर काम करता है, यानी सिक्रिटिन या कॉलिसिस्टोकाइनिन में कोई कम जाए तो पैंक्रियोजाइमिन से उसकी कमी पूरी की जा सकती है। इस फिगर में आपको लीवर दिखलाया गया है और लीवर के ठीक नीचे गॉल ब्लैडर गाढ़े हरे रंग में दिखलाया गया है। इसकी नली बाइल डक्ट कहला रही है। स्टोमक के नीचे डिओडिनम का लूप मिल रहा है और इस लूप में स्टोमक की दीवार तक फैला हुआ पैंक्रियाज है। उसकी नली भी गॉल ब्लैडर की नली के साथ साथ डिओडिनम के मोड़ पर बीच में आकर खुलता है। अब इस बाइल में 89% वाटर है, 11% सॉलिड मटेरियल्स है और इस सॉलिड मटेरियल में बाइल सॉल्ट 6%, कोलेस्टेरॉल 2.5%, फॉस्फोलिपिड्स 0.4%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट 0.8% और इसका पीएच 7 से 7.5 के बीच है। बाइल में काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, जो हाईली अल्कलाइन सब्सटेंस है। पोटेशियम स्ट्रॉन्ग बेस है और बाइकार्बोनेट वीक एसिड है, इसलिए यह एक अल्कलाइन सॉल्ट है। जब यह काइम में धीरे धीरे मिक्स करता है, मिलना शुरू करता है, तो काइम के एसिडिक पीएच को वह न्यूट्रलाइज करता है
और फिर एक्स्ट्रा सॉल्ट मिलने के बाद इसका पीएच बढ़कर 7.6 तक पहुंच जाता है। यानी कि स्टमक में जो भोजन एसिडिक था, डिओडिनम और इलियम के ऊपरी हिस्से में बाइल के साथ मिक्स होने के बाद इसका पीएच बढ़कर 7.6 हो जाता है। अब इस अल्कलाइन पीएच पर पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन की दीवार से आने वाले एंजाइम्स आसानी से अपनी क्रिया कर सकते हैं और भोजन का पाचन करा सकते हैं। बाइल में दो और ऐसे केमिकल हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है ग्लाइकोकोलेट और दूसरा है टाउरोकोलेट। इन्हें हम बाइल सॉल्ट्स कहा करते हैं। ये पानी में खूब घुलनशील है और ये डिटर्जेंट की तरह काम करते हैं। फैटी एसिड्स और ऑयल छोटे छोटे बूंद के रूप में, गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। जब ये बाइल सॉल्ट उसमें मिक्स करते हैं तो उसका इमल्सिफिकेशन करते हैं, एक एक अणु को अलग अलग कर देते हैं जिससे कि यह पानी में आसानी से डिस्पर्स हो जाए। तो जब वाइल ड्रॉप को, वाइल मॉलिक्यूल को अलग अलग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में लाइपेज एंजाइम आसानी से इसके हर एक मॉलिक्यूल का डाइजेशन कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी कारणवश अगर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया जाता है, सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है, जैसे कि गॉल स्टोन हो जाने के बाद, तो उचित मात्रा में बाइल कभी भी एक बार उपलब्ध नहीं हो पाता है और परिणाम यह होता है कि अगर आप ऑयली फूड खाइएगा, ज़्यादा तेल घी खाइएगा तो उसका पाचन असंभव हो जाएगा और इनडाइजेशन, पेट खराब होने की घटना घटेगी। इसलिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने वाले लोगों को घी तेल खाना मना किया जाता है। ये पैंक्रियाज है, उसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और उसमें ये पैंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। बगल बगल जो बड़े बड़े गुच्छे दिखाई पड़ रहे हैं गाढ़े नीले रंग के, ये एसिनट सेल है जहां से एंजाइम का सिक्रीशन होगा। अब पैंक्रियाज में 60-62% हिस्सा एसिनट सेल का है जिससे विभिन्न प्रकार के प्रो एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं। प्रो एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम है जो सेल के अंदर काम नहीं करते हैं, लेकिन इंटेस्टाइन में आने के बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं और तब पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है। इसमें सलाइवरी एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और अमीनोपेप्टाइडेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ थोड़ी मात्रा में न्यूक्लिएज और एलास्टेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर भी कई ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं। इसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं था, सिर्फ म्यूकस निकल रहा था, लेकिन डिओडिनम में म्यूकस निकालने के लिए विशेष प्रकार के ग्लैंड बन गए जिसे ब्रूनर्स ग्लैंड कहा जाता है। छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से में इन ट्यूबुलर ग्लैंड्स को क्रिप्स ऑफ लिबरकुन कहा जाता है, जिससे इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस उत्पन्न होता है। इसमें कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, डाइसैक्राइड को पचाने वाले विभिन्न एंजाइम्स, माल्टेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज इत्यादि निकलते हैं और थोड़ी मात्रा में लाइपेज और न्यूक्लियज भी उत्पन्न होते हैं।
अब सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करें तो माउथ के अंदर सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा इसके डाइजेशन का प्रारंभ होता है, जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स को तोड़कर स्टार्च और ग्लाइकोजन से काफ़ी मात्रा में माल्टोज और थोड़ी मात्रा में डेक्स्ट्रिन का निर्माण करता है। माल्टोज एक डाइसेक्राइड है। बाद में इसे इंटेस्टाइन की दीवार से आने वाला सकस एंटेरिकस में उत्पन्न माल्टेज नाम का एंजाइम 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में तोड़ेगा। माल्टोज के अलावे हम कॉमन शुगर जिसे स्यूक्रोज कहते हैं या मिल्क शुगर लैक्टोज कहते हैं, वो भी कभी कभी थोड़ी मात्रा में लेते रहते हैं। तो लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज नाम का एंजाइम और स्यूक्रोज को पचाने के लिए स्यूक्रेज या इन्वर्टेज नाम का एंजाइम उत्पन्न होता है। तो माल्टोज के पचने से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, लैक्टोज के पचने से 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज और दूसरा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, और स्यूक्रोज के पाचन से 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का प्राप्त होता है। इस तरह सारा कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ग्लूकोज, थोड़ी मात्रा में फ्रक्टोज और थोड़ी मात्रा में गैलेक्टोज के रूप में प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारा डाइजेशन का सबसे प्रमुख हिस्सा है। हमारे अंदर प्लांट के सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं बनता है। किसी किसी व्यक्ति में, खासकर एडल्ट में, लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज नाम का एंजाइम नहीं बनता है। ऐसा व्यक्ति अगर दूध पीता है तो लैक्टोज का पाचन नहीं हो पाने के कारण उसमें पेट खराब होने की, इनडाइजेशन की शिकायत उत्पन्न होती है। इस घटना को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। मैक्सिकन अमेरिकन्स में 65% और भारतीय प्रायद्वीप में 5 से 15% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, यानी उनमें दूध पचाने की क्षमता नहीं पाई जाती है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमें प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं है, लेकिन शाकाहारी जीव, गाय भैंस कैटल जितने हैं, वो काफ़ी मात्रा में सूखे घास भूसे खाते हैं, तो सेलुलोज काफ़ी सारा उनके अंदर आता है। ऐसे जीवों में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और सीकम में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज एंजाइम का निर्माण करते हैं और सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। अगर ध्यान से इस क्रिया को समझा जाए तो सेलुलोज का प्रोडक्ट बीटा डी ग्लूकोज होना चाहिए, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि यह बीटा डी ग्लूकोज नहीं बल्कि बीटा डी ग्लूकोनिक एसिड है। अर्थात यह डाइजेशन की क्रिया नहीं बल्कि यह ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन है। ऑक्सीडेशन के द्वारा सेलुलोज का डिकम्पोजिशन किया जाना है। प्रोटीन पचाने के लिए हमारे पास कई सारे एंजाइम हैं। स्टोमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेप्सिन निकला, वह एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है। यह भी पेप्सिन की तरह इनसॉल्युबल प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोज में बदल देते हैं, यानी पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये 3 ऐसे
एंजाइम हैं जो बड़े बड़े प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। बच्चों में रेनिन एंजाइम की मदद से जब मिल्क प्रोटीन थक्का बन जाता है, कर्डलिंग हो जाता है, तो उस कर्डल्ड मिल्क प्रोटीन को फिर पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आसानी से पचा लेते हैं। अब इस तरह से प्राप्त प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को अंत में 2 एक्सोपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सिल टर्मिनल की ओर से और अमीनोपेप्टाइडेज अमीनो टर्मिनल की ओर से डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। एक एक अमीनो एसिड को ये अलग अलग करते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डाइजेशन कंप्लीट होता है और सभी प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर जाते हैं। हम लोग जो मुख्य रूप से शाकाहारी हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले एलास्टिन प्रोटीन का डाइजेशन आसानी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार्निवोरस एनिमल में एलास्टिन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एलास्टेज नाम का एंजाइम अलग से पाया जाता है और फिर उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद अमीनोपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की मदद से संपूर्ण पाचन हो जाता है। तो एंडोपेप्टाइडेज ओलिगोपेप्टाइड में बदलेंगे और एक्सोपेप्टाइडेज ओलिगोपेप्टाइड को फ्री अमीनो एसिड में बदलेंगे। इस तरह इलियम के अंतिम हिस्सा तक आते आते प्रोटीन का भी पूर्ण पाचन हो जाता है। अब लिपिड का डाइजेशन सबसे आसान है। सबसे पहले तो मैंने पहले ही कहा कि लिपिड को ग्लाइकोकोलेट और टाउरोकोलेट डिजोल्व करा देते हैं। एक दिन में हम मुश्किल से 10 ग्राम फैट का पाचन करा सकते हैं। इससे अधिक न तो ये बाइल सॉल्ट डिजोल्व करा पाते हैं और न तो लाइपेज इतनी मात्रा में बनता है कि ज़्यादा वाइल और फैट को डाइजेस्ट करा सके। तो इस तरह से बाइल सॉल्ट के द्वारा इमल्सिफिकेशन के बाद लाइपेज एंजाइम सभी ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है और फॉस्फोलिपिड को ग्लिसरॉल फॉस्फेट तथा 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड में बदल देता है। तो अंतिम हिस्सा तक आते आते भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पाचन के बाद ग्लूकोज और अमीनो एसिड का थोड़ा डिफ्यूजन और बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद ये ब्लड में चले जाते हैं और हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में पहुंचा दिए जाते हैं। दूसरी ओर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन लिम्फेटिक नोड्स यानी पेयर्स पैचेज में होता है और वहाँ पर ये फिर से छोटे छोटे वाइल्ड ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, जिन्हें काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। अब लिम्फेटिक वेजल्स के द्वारा ये फैट बॉडीज में एडिपोज टिश्यूज में जाके जमा होते हैं। पाइलोरस के अंतिम हिस्सा इलियम के अंतिम हिस्सा तक आते आते मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए। अगर एब्जॉर्प्शन में कोई कमी रह जाएगी तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में पानी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एस्पिरिन नाम की दवाई, स्टेरॉइड, मिथेनॉल इत्यादि का एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, लेकिन अमीनो एसिड, शुगर इत्यादि का एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होता है। पानी के एब्जॉर्प्शन के कारण यह कंडेंस होते होते स्टूल में बदल जाता है
और लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन और रेक्टम में जमा रहता है। जब यह रेक्टम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो अंदर से दबाव उत्पन्न होता है। वैगस नर्व कोलोन और रेक्टम की दीवार को दबाता है और एनस के स्फिंक्टर को ढीला करता है, जिससे मल त्याग यानी डिस्चार्ज ऑफ स्टूल होता है। इसे हम डिफिकेशन कहते हैं। कई बार कंस्टिपेशन जैसी घटना घटती है। फीकल डिस्चार्ज करते समय कठिनाई होती है, या तो एनस नहीं खुलता है या स्टूल काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एब्डोमेन की दीवार और डायफ्राम फ्लैट होकर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करता है, जिससे कि स्टूल बाहर की ओर पुश हो सके। तो डिफिकेशन भी कभी कभी काफ़ी डिफिकल्ट क्रिया मानी जाती है। तो इस प्रकार डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डिफिकेशन, इन सारी बातों का आपने अध्ययन कर लिया। अब आगे हम लोग कभी भोजन नली से, डाइजेशन से जुटी हुई, लीवर और पैंक्रियाज से जुटी हुई बीमारियों का भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।